Hello, my dear students. Welcome to all of you at Easily English Solution, an easy way of learning. हम लोग पढ़ रहे थे CBSE क्लास 10 पॉलिटी का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का हाफ पार्ट पढ़ चुके थे। बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़े थे। बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन पढ़े थे, श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन पढ़े थे और श्रीलंका में गवर्नमेंट का फॉर्मेशन पढ़ चुके थे कि किस तरह से वहाँ गवर्नमेंट फॉर्म हुई। तो एक तरह से वह ऐसी गवर्नमेंट थी जो वहीं रहने वाले एक कम्युनिटी को किसी तरह का अधिकार नहीं दिया, वहीं दूसरी कम्युनिटी को काफ़ी मात्रा में अधिकार दिया, जिसके चलते वहाँ सिविल स्ट्राइफ हो चुका था। ये हम लोग श्रीलंका के बारे में पढ़ चुके हैं और वहाँ का एथनिक कंपोजिशन, वहाँ का गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन कुछ पढ़े थे, किस तरह से गवर्नमेंट बना और उसने क्या क्या नियम लगाए। और उसके बाद हम लोग आगे आज पढ़ने जा रहे हैं इसी चैप्टर का नेक्स्ट जो पॉइंट है, एकोमोडेशन इन बेल्जियम, यानी बेल्जियम में किस प्रकार से अस्थाई प्रबंध हुआ, किस तरह से सरकार बनी या सुधार हुआ संविधान में। तो इन चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। और जो भी लोग वो वीडियो नहीं वॉच किए हैं तो कृपया उसको वॉच कर लें और उसके बाद इस वीडियो को देखें, ताकि अच्छी तरह से कंसेप्ट जो है क्लियर हो सके। देखिए अब बेल्जियम में क्या सॉल्यूशन हुआ। श्रीलंका का सॉल्यूशन पढ़े थे कि वहाँ पर किस प्रकार से जो तमिल स्पीकर्स थे उनके अधिकारों की अवहेलना की गई और जो भी सिंगला स्पीकर्स थे उनका मेजॉरिटी होने के चलते सारा उन्हीं के हित का काम किया गया, जिसके चलते तमिल्स एक तरह से स्ट्रगल कर दिए, अपना पार्टी फॉर्म किए और अपने लैंग्वेज का, अपने कल्चर का डिमांड करने लगे, रक्षा करने के लिए, उसको वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए। और इस तरह से सिविल स्ट्राइफ हो चुका था। अब यहाँ पर बेल्जियम में सरकार ने किस तरह से समझदारी दिखलाते हुए और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया, आइए इसी के बारे में अब जानते हैं। बेल्जियम जो है, बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन लोगों ने बिल्कुल अलग तरीका अपनाया, अलग रास्ता अपनाया, क्योंकि उन लोगों ने जो वहाँ पर रीजनल डिफरेंस था, जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं थी, उस चीज़ को पहचाना, रिकग्नाइज किया। कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चर के आधार पर भिन्नता, तो इन चीज़ों को पहचाना उन लोगों ने। और 1970 से 1993 के बीच में उन लोगों ने अपना जो उनका संविधान था उसका अमेंडमेंट किया, उसमें सुधार किया, 4 बार सुधार किया और ऐसी व्यवस्थाएं बनाई, ऐसा अरेंजमेंट किया कि उन सुधारों के चलते, उस व्यवस्था के चलते जो सभी नागरिक हैं उस देश के, सभी लोग ताकि एक साथ उसी देश में रह सके, किसी की अवहेलना ना हो, कोई बड़ा या छोटा अपने आप को फील ना करे, सबकी रक्षा हो अधिकारों की और सबको इक्वलिटी प्रोवाइड हो, ऐसा करने का प्रयास किया। लाख डाइवर्सिटी है फिर भी। तो अब देखिए क्या अरेंजमेंट किया। वास्तव में ये जो अरेंजमेंट उन लोगों ने किया, यह काम भी कर दिया। उनका अरेंजमेंट फ़ायदेमंद सिद्ध हुआ और दुनिया के किसी भी देश से बिल्कुल अलग उनका अरेंजमेंट था और बिल्कुल नया था, बिल्कुल नयापन। और यहाँ पर देखिए बेल्जियम के सरकार में क्या सुधार किया गया संविधान में और किस तरह सरकार बनाई गई, तो उसका कुछ मॉडल, कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। वहाँ का जो संविधान है, तो डच बोलने वाले भी लोग और फ्रेंच बोलने वाले भी लोग कम्युनिटी में हैं, वहाँ के सिटीजन में। तो दोनों लोगों में से मंत्रियों की संख्या बराबर मात्रा में लिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्र सरकार में, जो केंद्र सरकार बनाई गई पूरे देश के लिए, उसमें डच स्पीकिंग पीपल और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल दोनों में से बराबर मात्रा में मंत्रियों की संख्या दी गई, यानी उन्हें मंत्री बनाया गया। कुछ खास नियम भी बनाए गए
जैसे कि some special laws require the support of majority of members from each linguistic group, और वो ऐसे नियम थे जो प्रत्येक भाषा बोलने वाले जो लोग थे उनको सपोर्ट करने के लिए खास नियम बनाए गए। अब देखिए यहाँ पर कोई भी कम्युनिटी जो था अकेले कोई नियम नहीं, कोई डिसीजन नहीं ले सकता था, इस तरह का प्रावधान बनाया गया। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसका अधिकांश जो पावर है, उसकी अधिकांश शक्तियाँ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की शक्ति दे दी गई स्टेट गवर्नमेंट को दो क्षेत्रों में। और स्टेट गवर्नमेंट भी जो था वह सबऑर्डिनेट नहीं था, वह आधारित नहीं था सेंट्रल गवर्नमेंट पर, यानी उसके भी कुछ स्वतंत्र अधिकार दिए गए जो वहाँ स्टेट फॉर्म थे उनको भी। ब्रुसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रुसेल्स वाली बात आप पढ़े थे कल कि किस प्रकार से जो ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स में एक डिफरेंट टाइप का इक्वेशन था। जिनका देश में मेजॉरिटी था वहाँ ब्रुसेल्स में माइनॉरिटी था, और जिनका देश भर में माइनॉरिटी था ब्रुसेल्स में मेजॉरिटी था। तो वहाँ के लिए यानी राजधानी के लिए एक अलग सरकार बनाई गई। दोनों कम्युनिटीज के लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया गया। डच बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले, दोनों में से बराबर बराबर मंत्री बनाए गए। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटीज हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए, अब जो फ्रेंच बोलने वाले थे इनकी संख्या जो ब्रुसेल्स राजधानी है वहाँ पर ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी बराबरी का शर्त स्वीकार कर लिए कि बराबर मंत्री ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि पूरे देश भर में इनकी संख्या कम थी और देश भर में डच बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन उन लोगों ने भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनी थी देश भर की सरकार उसमें स्वीकार किया था कि ठीक है बराबर मात्रा में ही मंत्री यहाँ रहेंगे और हम लोग मानते हैं इस बात को। तो एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी और एक जो कैपिटल में गवर्नमेंट थी, दोनों में इक्वल रिप्रेजेंटेशन को स्वीकार कर लिए दोनों लोग, डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग, और इस तरह से बैलेंस हो गया वहाँ। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाई पीपुल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। देखिए, अब ये तो जो गवर्नमेंट थी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इन सरकारों के बजाय वहाँ पर एक तीसरी सरकार थी, और तीसरी जो सरकार थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट उन्हीं लोगों के द्वारा इलेक्ट की गई थी जो एक किसी खास भाषा को बोलते हैं। जैसे डच भाषा बोलने वाले का डच कम्युनिटी गवर्नमेंट अपना इलेक्ट कर लिए, फ्रेंच वाले का फ्रेंच कम्युनिटी, जर्मन वाले का जर्मन। नो मैटर वेयर दे लिव, इसका कोई मुद्दा नहीं कि वो कहाँ रहते हैं, पूरे देश भर के उस भाषा बोलने वाले लोग अपना उस गवर्नमेंट को इलेक्ट कर लेंगे। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। और इस सरकार को क्या पावर था? बस कल्चर से संबंधित, शिक्षा से संबंधित और उस लैंग्वेज से संबंधित इशू जो भी है उनको सॉर्ट आउट करने का पावर था। यानी इन चीज़ों का विकास करना, इन चीज़ों का रक्षा करना इस गवर्नमेंट का उत्तरदायित्व था। यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बेल्जियन का ये जो मॉडल है बहुत ही आप इसको कॉम्प्लिकेटेड पाएंगे, बहुत ही उलझा हुआ मॉडल है। 3 सरकार है भाई, वास्तव में यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भी, लेकिन इवन फॉर पीपुल लिविंग इन बेल्जियम, यहाँ तक कि जो बेल्जियम में लोग रहते हैं उनके लिए भी ये कॉम्प्लिकेटेड है, उनको भी अच्छी तरह समझ में नहीं आ पाता है। बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल सो फार। लेकिन जो भी हो, यह जो प्रावधान किया गया, इन प्रावधानों ने बहुत ही अच्छा काम किया है और अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और दे हेल्प टू अवॉइड सिविल स्ट्राइफ बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज एंड ए पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स।
इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। क्या फ़ायदा हुआ कि इसी अरेंजमेंट ने पहले तो सिविल स्ट्राइफ को टार दिया, यानी किसी तरह का गृह युद्ध नहीं हो पाया। दो जो मेजर कम्युनिटीज़ थी डच और फ्रेंच बोलने वाले लोगों की, उनमें कोई टकराव नहीं हुआ। दूसरा चीज़ कि देश का बंटवारा भी नहीं हो पाया ऐसा करने से। लैंग्वेज के बेसिस पर बंटवारा हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखिए, व्हेन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन, ब्रुसेल्स वाज चूजन एज इट्स हेडक्वार्टर। इतना यहाँ पर शांति व्यवस्था स्थापित हुआ कि जब बहुत सारे देशों ने मिलकर यूरोप के देश जब यूरोपियन यूनियन बनाए तो ब्रुसेल्स को ही इसका हेड क्वार्टर के रूप में चुना गया। यानी कहीं ना कहीं वहाँ पर बहुत बिल्कुल शांति व्यवस्था थी। तब तो एक पूरा कॉन्टिनेंट लेवल के जो इंस्टीट्यूशन है उसका हेड क्वार्टर बनाया गया। What do we learn from these two stories of Belgium and श्रीलंका? अब बेल्जियम और श्रीलंका के इन दो कहानियों से हम लोग क्या सीखते हैं? दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, येट दे डील्ट विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। लेकिन फिर भी जो पावर शेयरिंग का प्रश्न है, जो शक्ति को साझा करने का, शेयर करने का प्रश्न है, उसको अलग अलग तरीके से डील किया दोनों लोगों ने अलग अलग तरीके से डील किया। इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजन्स। बेल्जियम में क्या हुआ? बेल्जियम में जो भी वहाँ के नेता थे उन लोगों ने इस बात को रियलाइज किया, महसूस किया कि तभी देश में एकता बनी रह सकती है जब हम देश में रहने वाले जो भी कम्युनिटीज़ के लोग हैं, सभी कम्युनिटी के लोगों के जो भावनाएं हैं उनका जब सम्मान करेंगे, उसको जब रिस्पेक्ट करेंगे, उनके हितों की भी जब हम रक्षा करेंगे अलग अलग समुदायों का, तब जाकर यूनिटी फर्म होगा, चाहे वो अलग समुदाय हों या अलग क्षेत्र में रहते हों। और यह चीज़ काम भी किया। सच ए रियलाइजेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर। और इस तरह का जो आभास हुआ, इस तरह का जो बात सोचे उन लोगों ने, इसका परिणाम ये हुआ कि म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट हो गया। यानी वो जो बनाए जिस तरह का नियम प्रावधान, सभी लोगों ने उसको स्वीकार किया। दोनों मेजर कम्युनिटीज ने भी स्वीकार किया, इसको ये भी स्वीकार किए, वो भी स्वीकार किए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रति कुछ त्याग किए और एक दूसरे के फीलिंग्स को समझे। श्रीलंका सोज अस ए कंट्रास्टिंग एग्जाम्पल। अब श्रीलंका की बात की जाए तो बिल्कुल इसका उल्टा उदाहरण शो कर रहा है। यहाँ पर एक दूसरे कम्युनिटी के जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है उसके फीलिंग का ख्याल नहीं रखा गया। इट्स सो जस्ट दैट इफ ए मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर अदर्स एंड रिफ्यूजेस टू शेयर पावर, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। यानी इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि यदि कोई भी मेजॉरिटी कम्युनिटीज है, ज़्यादा मात्रा में जिनकी संख्या है, यदि वे लोग जबरन दूसरे पर प्रभाव जमाने का प्रयास करेंगे तो दूसरी जो कम्युनिटी है वह रिफ्यूज कर जाएगी। यदि वो रिफ्यूज करेंगे पावर को शेयर करने से दूसरे कम्युनिटीज़ को और उन पर जबरन धाक जमाएंगे तो क्या होगा? इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। इससे देश का जो अखंडता है, जो एकता है, उसको झटका लगेगा। जाहिर सी बात है कि एकता स्थापित नहीं रह पाएगी। तो इस तरह का आप लोगों ने देखा श्रीलंका और बेल्जियम की कहानी से। अब देखिए यहाँ पर दे रहा है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग जो है, सत्ता की साझेदारी जो है, आवश्यक क्यों है? वाई इज इट डिजायरेबल? Thus two different sets of reasons can be given in favor of power sharing. पावर शेयरिंग के समर्थन में दो अलग अलग तर्क दिए जा सकते हैं। Firstly, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflicts between social groups. देखिए, पहला तो क्या है कि पावर शेयरिंग इसलिए अच्छा है क्योंकि यह सहयोग करता है किसी भी तरह का
यदि कन्फ्लिक्ट है, सोशल कन्फ्लिक्ट, तो उसके संभावना को ही निरस्त कर देता है। किसी तरह का सामाजिक टकराव की जो संभावना है वह बिल्कुल संभव ही नहीं होगा। यदि पावर शेयरिंग हो जाए तो सभी सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो यह इससे फ़ायदा होता है। सिंस सोशल कन्फ्लिक्ट्स ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। अब क्या होता है कि यदि सामाजिक टकराव होगा तो सामाजिक टकराव में, सोशल कन्फ्लिक्ट में क्या हो जाता है, तो प्रायः हिंसा हो जाता है और राजनीतिक रूप से भी अस्थिरता होता है, उथल पुथल मच जाता है। आपने देखा श्रीलंका में किस तरह से अलग एक क्षेत्र की सरकार का डिमांड कर रहे थे और स्ट्रगल कर रहे थे, पार्टी अपना बना लिया था। तो ये क्या है, ये सब राजनीतिक अस्थिरता का उदाहरण है। पावर शेयरिंग इज गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर्स। तो इन सबको सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, पावर शेयरिंग, शक्ति को साझा कर देना सबके बीच। और यह बहुत ही अच्छा तरीका है और इस तरीके के माध्यम से स्टेबल एक पॉलिटिकल ऑर्डर लाया जा सकता है। बिल्कुल स्थिर रूप से राजनीतिक सरकार की स्थापना की जा सकती है, रूल रेगुलेशन की स्थापना की जा सकती है। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation। देखिए, यदि कोई मेजॉरिटी कम्युनिटी है, यदि किसी की संख्या ज़्यादा है और यदि वह अपने इच्छा को इम्पोज करता है, दूसरे के ऊपर लागू करता है जबरन, तो शुरू में यह तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यदि लंबे समय की बात की जाए तो जाहिर सी बात है कितने दिनों तक वे लोग बर्दाश्त करेंगे माइनॉरिटी वाले, और इससे देश की जो एकता है, जो अखंडता है, उसको झटका लगता है और कभी न कभी देश को डिवाइड होने की सिचुएशन सामने आ जाती है। टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी इज नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन ब्रिंग्स रूइन टू द मेजॉरिटी एज वेल। सही बात है। ये जो तानाशाही प्रक्रिया है, मेजॉरिटी कम्युनिटी का तानाशाही जो रवैया है, तो सिर्फ वह माइनॉरिटी वाले को ही नहीं दबाता है, कम संख्या वाले को ही नहीं दबाता है, बल्कि मेजॉरिटी को भी बर्बादी लाता है। मेजॉरिटी की भी बर्बादी होती है, उससे टकराव होगा तो दोनों ग्रुप को लॉस होगा। देयर इज ए सेकेंड डीपर रीजन वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसीज। और दूसरा बहुत ही गहरा कारण है कि क्यों पावर शेयरिंग अच्छा है लोकतंत्र के लिए। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग जो है लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र जो है, लोकतांत्रिक शासन है, उसका मतलब ही है कि सबको अधिकार मिले, बराबर अधिकार मिले। इसलिए ही डेमोक्रेसी लागू किया गया था। बहुत क्रांति क्या क्या हुआ था यह लागू करने के लिए दुनिया में, और तब लागू हुआ क्योंकि सबको अधिकार मिले, इक्वल राइट मिले। और यदि इक्वल राइट मिल ही नहीं रहा है तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। डेमोक्रेसी का मतलब ही है पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी। यह लोकतंत्र की आत्मा है। A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effects। देखिए, एक जो लोकतांत्रिक रूल है, लोकतांत्रिक जो नियम कानून सरकार है, यह सत्ता को साझा करता है, यह पावर को शेयर करता है उन लोगों के बीच भी जो कि इससे प्रभावित है, इस शक्ति से, चाहे वो आम जनता है, या उन लोगों के बीच भी जो इसको प्रभावित कर रहे हैं, यानी जो नेता है, यानी जो भी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट किए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके बीच भी पावर को शेयर किया जाता है। और जो सिटीजन है, जो इससे इफेक्टेड है, उनके बीच भी पावर को शेयर किया जाता है। पीपुल हैव ए राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड। ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर ए स्टेक इन द सिस्टम। सही बात है। देखिए, लोग जो हैं, लोगों का क्या है, लोगों के पास एक अधिकार है, लोगों के पास राइट है, अधिकार है, जानने का अधिकार है कि कैसे उनके ऊपर शासन किया जाए, किस तरह से सरकार चले, और यह चीज़ जानने का उनको
अधिकार है, इसमें भाग लेने का अधिकार है। ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट, देखिए एक जो विधि संगत सरकार होती है, जो कानून के अंतर्गत बनाई हुई सरकार होती है या स्वीकार करने लायक जो सरकार होती है, वह ऐसी सरकार होती है जहाँ पर जो भी नागरिक हैं वो भी पार्टिसिपेट करें सरकार में, वो भी भाग लें, उनका भी कुछ रोल हो और सिस्टम में कुछ ना कुछ करें वो भी। लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन्स प्रूडेंशियल एंड द सेकेंड मोरल। देखिए अब यहाँ जो दो कारण दिया गया कि लोकतंत्र में पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, तो इसका जो पहला जो कारण है, यानी किसी तरह का कम्युनल वायलेंस को एवॉइड करने के लिए इसको शेयर करना, यानी पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए, तो ये जो फर्स्ट जो रीजन है इसको प्रूडेंशियल रीजन कहते हैं, यानी मुख्य कारण, प्रधान कारण। और जो दूसरा कारण है उसको मोरल रीजन कहते हैं, ये लोकतंत्र की आत्मा वाला कारण। वाइल प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेच द पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स। जो प्रूडेंशियल रीजन है, जो मुख्य कारण है, वह इस बात को निश्चित करता है कि अच्छा परिणाम मिलेगा लोकतंत्र का, वैसा करने से बिल्कुल शांति व्यवस्था रहेगी। और जो दूसरा मोरल रीजन है वह इस बात पर बल देता है कि वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। पावर शेयरिंग यह जो है यह बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। टर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग यानी सत्ता के साझेदारी के रूप। सत्ता के साझेदारी के कितने रूप हैं, कितने तरह से शेयर किया जाता है पावर को, तो आइए इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे इस पॉइंट में। देखिए सबसे पहले जो पावर शेयरिंग की जो आइडिया थी यह कैसे विकसित हुई, तो जो अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर था, यानी कोई एक ही सरकार थी और उसी के पास सारा पावर केंद्रित रहता था, कंसंट्रेटेड रहता था, चाहे वह किसी भी राज्य, किसी भी देश की सरकार हो, एक ही व्यक्ति में सारा पावर या एक ही कोई इंस्टीट्यूशन में पावर, तो उसको सबसे पहले अपोज जब किया गया तो उसी वक्त से पावर शेयरिंग का विचार या आइडिया डेवलप हुआ। यानी लंबे समय तक क्या था, लंबे समय तक जो पूरा का पूरा पावर था किसी एक सरकार में, किसी एक व्यक्ति में या एक ही ग्रुप के अंदर रहता था, जो एक ही स्थान पर रहते थे, वहीं से सारा कंट्रोल करते थे। और अब जब पावर शेयरिंग की बात होने लगी तो ऐसा महसूस किया गया कि यदि जो एक केंद्रीकृत पावर है, जो एक जगह पर कहीं कैपिटल है और वहीं पर किसी खास ग्रुप या खास व्यक्ति के पास जो शक्ति है, यदि उस पावर को डिस्पर्स कर दिया जाए, फैला दिया जाए, तो बहुत ही मुश्किल होगा डिसीजन लेने में। और इससे क्या होगा कि क्विक डिसीजन यानी जल्दी कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है या उसको लागू नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह जो ख्याल था, यह जो सोच था, तब बदल गया, यह सोच तब बदल गया जबकि डेमोक्रेसी का इमर्जेंस हुआ, जब लोकतंत्र का विकास हुआ। क्योंकि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का सिद्धांत ही ऐसा है कि जो लोग हैं, जो जनता है, आम जनता है, ये सभी के पास पॉलिटिकल पावर है, सबके पास राजनीतिक शक्ति है, यही राजनीतिक शक्ति के स्रोत हैं। क्योंकि जनता ही तो सरकार का निर्माण करती है और सरकार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। लोकतंत्र का यह सिद्धांत ही है। लोकतंत्र में जनता ही क्या करती है, रूल करती है अपने ऊपर संस्थाओं के माध्यम से या सेल्फ गवर्नमेंट बनाकर, अपनी सरकार बनाकर। एक अच्छा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वही होता है, वह अच्छा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है जिसमें कि जो भी डाइवर्स ग्रुप्स हैं, अलग अलग तरह की ग्रुप हैं देश में, किसी भी देश में, किसी समाज में, या जो भी वहाँ सोसाइटी है उसमें, उस सबके व्यूज़ का, सबके ओपिनियन का सम्मान करे, सबके व्यूज़ को रेस्पेक्ट करे।
तो वही एक अच्छा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है, क्योंकि सबका अपना अपना आवाज़ है, अपना अपना मत है, और सबको अधिकार है कि पब्लिक जो पॉलिसीज है, जो भी सरकार के नियम नीति है, उसमें अपना योगदान दे। इसलिए देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन ए डेमोक्रेसी, इसलिए लोकतंत्र में इसका पालन किया जाता है। पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमॉन्ग एज मैनी सिटीजन्स एज पॉसिबल, यानी इस सिद्धांत का लोकतंत्र में हमेशा पालन किया जाता है कि जो शक्ति है, जो पावर है गवर्नमेंट की, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया जाए, साझा किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भागीदार बने जितना संभव हो सके। अब आधुनिक जो लोकतंत्र है उसमें पावर शेयरिंग का जो अरेंजमेंट है बहुत तरह के हैं, बहुत तरह के उसके रूप हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ जो मोस्ट कॉमन हैं, जो ज़्यादा यूज में आते हैं, उसको एग्जाम्पल के रूप में लिया गया है, और आइए इनको हम लोग समझते हैं अभी। तो पहला जो है, पावर इज शेयर्ड एमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले तो सत्ता को साझेदारी किया जाता है, सरकार के ही विभिन्न अंगों के बीच में पावर को शेयर किया जाता है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के जो 3 ऑर्गेन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, यानी कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो इनके बीच पहले पावर को शेयर किया जाता है। इस डिस्ट्रीब्यूशन को, पावर के इस शेयरिंग को हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं, क्योंकि यह क्या करता है, सरकार के ही डिफरेंट ऑर्गेन्स के बीच, अलग अंगों के बीच पावर को शेयर करता है, और सेम लेवल पर कोई गवर्नमेंट है, सेम लेवल पर ही, एक ही स्तर पर सरकार के पावर को शेयर करता है। यानी आप पहले जाने थे, एक वीडियो में हमने बताया था कि किस प्रकार से डिफरेंट लेवल पर लेजिस्लेचर भी बना हुआ है, एग्जीक्यूटिव भी है, जुडिशियरी भी है, और सभी एक ही गवर्नमेंट के पार्ट हैं। तो इस तरह का सच ए सेपरेशन इंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गेन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। इस तरह का जो शक्ति का साझेदारी किया जाता है, पावर का शेयरिंग किया जाता है, तो इससे ये पता चलता है और ये एकदम बिल्कुल निश्चित हो जाता है कि कोई भी सरकार का ऑर्गेन्स अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज नहीं करेगा। किसी के पास सबसे ज़्यादा शक्ति नहीं होगी, सब कोई एक दूसरे के शक्ति को रोक सकता है, एक ऑर्गेन दूसरे ऑर्गेन को रोक सकता है। उदाहरण के लिए न्यायपालिका है, न्यायपालिका विधायिका की शक्ति को, या जो एग्जीक्यूटिव का पावर है, कार्यपालिका की शक्ति, उसको रोकता है। तो इस तरह से क्या है, बैलेंस किया गया है, यहाँ पर पावर को बैलेंस किया गया है, बैलेंस ऑफ पावर एमॉन्ग वेरियस इंस्टीट्यूशन, अलग अलग संस्थाओं के बीच में बैलेंस किया गया है। अब देखिए जो दूसरा तरीका है, पावर शेयरिंग एमॉन्ग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, सरकार के विभिन्न स्तरों पर शक्ति का साझेदारी, अलग अलग लेवल पर गवर्नमेंट बना है। एक तो ऐसा गवर्नमेंट है जो पूरे देश के लिए है, और यह जो गवर्नमेंट है इसको हम लोग जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, और एक ऐसी सरकार है जो कि रीजनल लेवल पर, क्षेत्रीय या प्रोविंशियल स्तर पर बना है, राज्य स्तर पर राज्य सरकार, यानी जो केंद्र सरकार है, जो पूरे देश के लिए सरकार है, उसको फेडरल गवर्नमेंट जनरली कहा जाता है। लेकिन भारत में हम लोग इसको सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, जो देश भर का सरकार है उस सरकार को। और जो प्रोविंशियल लेवल पर जो सरकार है या रीजनल लेवल पर, क्षेत्रीय स्तर पर सरकार है, उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग अलग देशों में। लेकिन भारत में इसको स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार कहते हैं हम लोग। और यह जो सिस्टम है, दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज, दुनिया के सभी देशों में इस सिस्टम का पालन नहीं किया जाता है कि एक केंद्र सरकार रहेगा, एक राज्य सरकार रहेगा, ऐसा हर जगह नहीं है। बहुत सारे लेकिन ऐसे देश हैं जहाँ पर कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है, बट दोज कंट्रीज लाइक आवर्स वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। वे देश जहाँ की ये स्टेट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं है ही नहीं, तो वहाँ तो है ही नहीं,
लेकिन जहाँ पर है हम लोगों के देश की तरह, तो वहाँ पर जहाँ पर है उन डिफरेंट लेवल के गवर्नमेंट्स के लिए भी संविधान में स्पष्ट रूप से पावर लिखित रहता है, दिया हुआ रहता है कि जो राज्य सरकार है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उसकी शक्तियाँ क्या होगी, उसके पावर्स क्या होंगे। दिस इज़ व्हाट दे डिड इन बेल्जियम, और बेल्जियम में ऐसा ही उन लोगों ने किया, आपने देखा। लेकिन श्रीलंका में इसको रिफ्यूज़ कर गए, रीजनल गवर्नमेंट के लिए यहाँ स्ट्रगल कर रहे थे वे लोग, लेकिन ऐसा डिमांड नहीं माने वे। दिस इज़ कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, इसको हम लोग फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं, केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार वाली। लेकिन इसमें है कि राज्य सरकार को स्वायत्तता होनी चाहिए, यानी उसको अपना डिसीजन लेने का पावर होना चाहिए। कहीं पर राज्य सरकार है भी, लेकिन वहाँ पर केंद्र सरकार के अनुसार ही उसको नियम चलाना है, अपना कोई उसका पावर नहीं, तो वह फेडरल गवर्नमेंट नहीं हुआ। फेडरल गवर्नमेंट में स्टेट को भी अपना सोवर्निटी होता है, यानी राइट टू टेक डिसीजन होता है। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट। और ठीक इसी सिद्धांत का पालन जो स्टेट गवर्नमेंट से नीचे की सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट से जो नीचे की सरकारें हैं, उन पर भी लागू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हमारे देश में म्यूनिसिपैलिटी है या पंचायत है, तो उनको भी शक्ति का साझेदारी होना चाहिए और उनका भी संवैधानिक रूप से उल्लेख होना चाहिए कि उनकी क्या शक्तियाँ हैं। तो इस तरह का लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, यानी सरकार का ही अब देख रहे हैं कि एक हायर डिवीजन पर पावर शेयरिंग है, लोअर डिवीजन पर, यानी उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर जो पावर का ये शेयरिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। अब देखिए तीसरा जो रूप दिया है, पावर में आल्सो बी शेयर्ड एमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ये जो पावर है, शक्ति है, इसको साझा किया जा सकता है अलग अलग सामाजिक समुदायों के बीच में भी। उदाहरण के लिए धर्म के आधार पर या भाषाएं बोलने के आधार पर, जैसे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में आपने बेल्जियम वाली सरकार के बारे में पढ़ा कि बेल्जियम में किस तरह एक कल्चरल और लैंग्वेज के आधार पर उसका देखभाल करने के लिए गवर्नमेंट बनाया गया, तो वो बहुत ही अच्छा इसका उदाहरण है। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स वेयर बाई सोशली वीकर सेक्शंस एंड वुमेन्स आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए कुछ देशों में क्या है, ऐसी प्रावधान है संविधान में ही कि जो बिल्कुल कानूनी तरीक़ा से उसको स्थापित किया गया है कि जो भी समाज में कमज़ोर वर्ग हैं, जैसे महिलाएं हैं या जो भी कमज़ोर वर्ग हैं, उनको भी प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, उनको भी सरकार में शामिल किया जाएगा, प्रतिनिधित्व मिलेगा लेजिस्लेचर में या एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी प्रतिनिधि के तौर पर या जो है ब्यूरोक्रेसी के तौर पर, अफसर के तौर पर शासन सत्ता चलाने में। तो इस तरह का प्रावधान दिया गया है। तो इससे क्या है, एक तरह से वो पावर को शेयर किया गया है सोशल ग्रुप में, यानी कमज़ोर वर्गों के बीच में। अब देखिए फोर्थ में क्या दे रहा है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। बहुत सारे जो राजनीतिक दल हैं या जो प्रेशर ग्रुप है, सरकार पर प्रेशर क्रिएट करता है, किसी खास वर्ग का ग्रुप होता है, जैसे बिजनेसमैन का ग्रुप, किसी जाति का ग्रुप या किसी धर्म का ग्रुप, तो वो सरकार पर दबाव डालता है अपना जो उसका डिमांड है उसको मनवाने के लिए। तो वह भी गवर्नमेंट के डिसीजन को प्रभावित किया और उसके बीच पावर को शेयर किया जाता है। ये सरकार के शक्ति को प्रभावित करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में क्या है, जो भी जनता है सबका अपना स्वतंत्रता है और अपना सबके पास अधिकार है कि वे अपने प्रतिनिधि को खुद चुन सकते हैं, ऐसी शक्ति सभी नागरिकों के पास है। अब इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन एमंग डिफरेंट पार्टीज। आप देखते हैं कि लोकतंत्र में क्या होता है, अलग अलग जो पार्टियां हैं उनके बीच कंपटीशन होता है, ये इलेक्शन फाइट करते हैं, चुनाव होता है। इस तरह का जो कंपटीशन है, इससे यह तो बिल्कुल निश्चित हो जाता है कि पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड, किसी एक व्यक्ति के हाथ में कोई शक्ति नहीं है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में शक्ति नहीं है। इन लॉन्ग रन
पावर इज शेयर्ड एमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, यानी लंबे समय तक जो सरकार चलती है तो अलग अलग राजनीतिक दलों के बीच में पावर को शेयर किया जाता है। और जो पावर को शेयर किया जाता है तो सभी जो दल हैं सबका आइडियोलॉजी सिद्धांत एक ही नहीं होता है, या सभी एक ही सामाजिक ग्रुप के नहीं होते हैं, अलग अलग ग्रुप के होते हैं, और सबके बीच सत्ता को साझा किया जाता है। किसी एक पार्टी का हमेशा सरकार रह ही नहीं सकता है। समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट, कभी कभी इस तरह का पावर का शेयरिंग प्रत्यक्ष हो सकता है, सीधा हो सकता है। कब होगा? जब दो कोई पार्टियाँ या दो से अधिक जो पार्टियाँ हैं एक अलायंस बना ले, एक गठबंधन बना ले, संधि बना ले, और मिलकर ही या तो चुनाव लड़े या चुनाव जीत जाने के बाद जो है बना ले गठबंधन, तो पावर शेयर हो गया। दो अलग अलग मतों के, दो अलग अलग सोशल ग्रुप के पार्टियां मिल गई और उनका जो अलायंस है यदि इलेक्ट हो गया और कोएलिशन गवर्नमेंट यानी कि गठबंधन की सरकार बना लिए तो पावर डायरेक्टली शेयर हो ही गया। इन डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप्स, डेमोक्रेसी में हम लोग इंटरेस्ट ग्रुप भी पाते हैं, जैसा कि हमने ऊपर बताया। अब उदाहरण के लिए व्यापारियों का ग्रुप, बिजनेसमैन का, इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपतियों का, किसानों का या इंडस्ट्रियल वर्कर्स का ग्रुप हो सकता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये भी अपने पावर, इनके बीच भी पावर को शेयर किया जाता है। या तो राजनीति में ये भाग ले सकते हैं, गवर्नमेंट के किसी कमेटी में ये भाग ले सकते हैं, या गवर्नमेंट के जो भी डिसीजन है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं डिसीजन लेने में। यूनिट जो 3 है आपके इस बुक का, उसमें डिटेल में इन ग्रुप्स के बारे में दिया हुआ है, आप उसमें पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज या सोशल ग्रुप्स के बारे में। तो इस प्रकार से यह चैप्टर कंप्लीट हो गया और मैं आशा करता हूं कि आप अच्छी तरह से इसको समझ चुके हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।